कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी प्रांस के सीने पर थोड़ा दबाव डालते हुए उसे खुद से अलग किया और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। अभी जो पंखुड़ी नखरे दिखाती हुई बेड पर गई थी, 1 मिनट नहीं लगेगा उसे वापस अपनी तरफ खींचने में, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पंखुड़ी ने ब्लैंकेट लिया और उसे अपने ऊपर ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली, पर बार बार वो अपनी आंखें खोलकर प्रांस की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि प्रांस उसे मनाए, लेकिन प्रांस तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। अब एक बार फिर से उसके दिमाग में यही चलने लगा था कि कहीं उसने जो देखा वो सच तो नहीं। रीवा तो न जाने क्या क्या बोलती है, कहीं वो सारी बातें सच तो नहीं। आज तक उसने रीवा की बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसे प्रांस पर यकीन था। प्रांस जिस तरह से उसके करीब आता था, उसका दिल कहता था कि प्रांस उसे चीट नहीं कर रहा। उसे जो प्रांस की आंखों में अपने लिए नजर आता है वो प्यार है। हालांकि प्रांस ने सामने से कभी कन्फेंस नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो समझ सकती थी। वो बार बार अपनी आंखें खोलकर प्रांस की तरफ देख रही थी और प्रांस बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पंखुड़ी बार बार उसे ही देख रही है, लेकिन उसने भी तो आज पूरा दिन उसे परेशान किया था, तो अब बदला लेने की बारी प्रांस की थी। अगर पंखुड़ी चाहती तो उसी वक्त ये मुद्दा खत्म हो सकता था। वो मीटिंग रूम के अंदर आती और आते ही बेशक से रीवा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर रीवा बिजनेस में भी कुछ क्लेम करती तो वो हैंडल कर लेता, लेकिन पंखुड़ी रोते हुए वहां से भाग गई और आज के बाद पंखुड़ी ऐसी कोई गलती ना करे, इसलिए प्रांस उसे ये सजा दे रहा था। पर पंखुड़ी तो पंखुड़ी थी, वो कहाँ ही चुप रह सकती थी, इसलिए वो हल्का सा अपनी जगह से उठी और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझे कुछ कहना नहीं है क्या? प्रांस ने एक नज़र उसे देखा और बोला, मुझे मुझे तुमसे क्या कहना होगा, कुछ भी तो नहीं। पंखुड़ी ने मासूम सा मुंह बनाया और बोली, आपको सच में मुझे कुछ नहीं कहना? प्रांस कुछ सोचते हुए बोला, वैसे कहना तो है, कहूँ क्या? पंखुड़ी की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। जैसे ही प्रांस ने कहा कि उसे कुछ कहना तो है, लेकिन वो सोच रहा है कि कहे या ना, तो पंखुड़ी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रांस को देख रही थी। वहीं प्रांस अब बिस्तर पर लेटे हुए बोला, यही कहना है मुझे तुमसे कि चुपचाप सो जाओ, कल दिवाली है, दिवाली के दिन अगर थकी हुई लगोगी तो मज़ा नहीं आएगा। और रही बात रीवा की, तो वो तुम खुद सोचो, मेरे और रीवा के बीच कुछ है या नहीं। मैं तुम्हें कुछ क्यों कहूँ, अगर है यकीन तो करो, वरना प्रांस राणा को खैरात में किसी का यकीन चाहिए भी नहीं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं प्रांस नहीं चाहता था कि वो सफाई दे। आज तक उसने कभी किसी को किसी तरह से सफाई नहीं दी थी, तो वो पंखुड़ी को भी ये सफाई नहीं देने वाला था। वो चाहता था कि पंखुड़ी खुद महसूस करे कि उसके पति का किसी और के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, और अगर उसे खुद से ही प्रांस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो उसे ज़बरदस्ती उसका खुद का ट्रस्ट करवाना भी नहीं था। पंखुड़ी वापस नीचे बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसकी बेचैनी अभी भी दूर नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ गई थी। क्या ही हो जाता प्रांस का अगर बोल देता कि नहीं है उसका रीवा से कोई रिलेशनशिप, लेकिन नहीं, उसे तो पंखुड़ी की नींद खराब करनी थी। अब पंखुड़ी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था और उसकी आंखों से एक बार फिर से नमी आ गई थी। जैसे ही उसके सुबकने की आवाज़ प्रांस को सुनाई दी, उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और इस वक्त पंखुड़ी ने झट से अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब हो गया। उसने पंखुड़ी के चेहरे से ब्लैंकेट हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चाहती क्या हो? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। प्रांस मुस्कुराया और बोला, अगर पता होगा तो भी कहाँ बताओगी तुम? अपने दिमाग से कुछ भी सोचती हो, अपने दिमाग से कुछ भी करती हो। जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ लगाती नहीं हो, और जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ भर भर कर लगा देती हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मेरे और रीवा के बीच कुछ है?
पंखुड़ी ने अब नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, लगता नहीं है, लेकिन वो बोलती है, उसका क्या? प्रांस तुरंत बोला, एग्जैक्टली उसका क्या? वो कुछ भी बोलेगी तो क्या तुम कुछ भी मान जाओगी? वो तुम्हारे डैड को अपना डैड कहेगी तो क्या तुम मान जाओगी? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। ये कौन सा कोई एग्जाम्पल हुआ? वो झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैड सिर्फ मेरे डैड हैं। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काश इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें किसी और पर भी हो कि वो सिर्फ तुम्हारा है, बट कोई बात नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बोलकर अब प्रांस एक बार फिर से तकिए पर अपना सिर रखकर लेट गया और उसकी इस बात पर पंखुड़ी को लगभग से अक्ल आ गई थी। प्रांस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पंखुड़ी कुछ पल उसे देखती रही और फिर बिल्कुल उसके करीब आ गई। उसने प्रांस के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप नाराज हैं मुझसे? प्रांस ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बताओ, होना चाहिए या नहीं? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ ना? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस मासूम हो और तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से तुम मुझे अच्छी लगती हो। लेकिन तुम्हें ये भी तो समझना होगा ना बच्चा, कि सामने वाला अगर तुम्हें कुछ कह रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसकी बात सच हो। तुम सामने वाले की बात सुन जरूर सकती हो, लेकिन तुम्हें यकीन तो अपने दिल पर करना होगा ना। और तुम बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या मेरे और रीवा के बीच कुछ है? ये बोलते हुए उसकी नज़रें पंखुड़ी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। पंखुड़ी ने अब अपना सरनामे हिलाया। प्रांस मुस्कुराया और बोला, तो फिर क्या अभी भी मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत है या तुम खुद समझ जाओगी? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ फैलाया और अपने कंधे को तकिए पर रख दिया। पंखुड़ी ने उसके कंधे की तरफ देखा और फिर उस पर सिर रखकर प्रांस के सीने पर पूरी तरह से अपनी बाहें लपेट दी। वो धीमे से बोली, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और उसने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और उसकी तरफ करवट लेकर उसके बालों को सहलाने लगा। पंखुड़ी अब पूरी तरह से उसके सीने से लग चुकी थी। फ्रांस ने हल्का सा उसके माथे को चूमा और बोला, चुपचाप सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है और वैसे भी कल दिवाली है और पूरा दिन तुम्हें बहुत काम होगा। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर धीमे से बोली, जैसे आपने मुझे किस किया है, क्या मैं भी आपको वैसे किस कर लूं? उसकी बात पर फ्रांस को उस पर बहुत प्यार आया। काश वो उससे कह पाता कि हाँ करो। वो तो कब का उसके प्यार के लिए मरे जा रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं पंखुड़ी उसकी इजाज़त का इंतज़ार कर रही थी। उसे लगा शायद फ्रांस उसे वो इजाज़त नहीं देगा, लेकिन अब फ्रांस ने अपना चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाया तो उसका माथा सीधा पंखुड़ी के होठों के सामने आ गया और पंखुड़ी ने बहुत ही शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। अगले ही पल अब वो अपनी आंखें बंद कर उसके सीने से लिपट गई थी और फ्रांस ने भी उसे दोबारा अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। वो दोनों कुछ ही देर में गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे। पंखुड़ी की आंखें खुली और उसने फ्रांस की तरफ देखा जो आराम से सोया हुआ था। जैसे ही उसने हल्की सी हलचल की, फ्रांस ने अपनी आंखें खोल दी। पंखुड़ी एक पल के लिए तो बिल्कुल शांत हो गई। वो तो सोच रही थी कि आज भी अपने दिल की ढेरों बातें फ्रांस से करेगी, लेकिन यहाँ तो फ्रांस ने अपनी आंखें ही खोल दी थी। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, हैप्पी दिवाली बच्चा। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी। फ्रांस ने अब उसे अपनी बाहों से आज़ाद किया। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। फ्रांस उसे देखते हुए बोला, मेरे कपड़े भी निकाल देना, पहले जिम जाऊंगा, उसके बाद शावर लूँगा। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जब वो क्लोजेट से कपड़े निकाल रही थी तो उसकी नज़र खुद की गर्दन पर गई। एक पल के लिए उसने उस पेंडेंट को अपने हाथ में कस लिया जो उसे फ्रांस ने 2 दिन पहले पहनाया था। उसने अपने और फ्रांस के लिए कपड़े निकाले और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। फ्रांस भी अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ आया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जब पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने नज़रें घुमाकर पंखुड़ी की तरफ देखा।
ग्रीन कलर की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन पंखुड़ी को ग्रीन कलर पसंद नहीं था, तो उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी क्यों, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर की तरफ आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने तो कहा था तुम्हें ग्रीन कलर की साड़ी नहीं पसंद। पंखुड़ी झट से बोली, हाँ पसंद नहीं है, लेकिन अब इतनी सारी साड़ियाँ हैं, सब ऐसे रख तो नहीं सकती ना, कुछ बार पहन लूँगी तो उनके पैसे पूरे हो जाएंगे। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई और प्रांस उसकी इस बात पर उसकी तरफ देखता ही रह गया। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। उसकी बीवी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी जितना वो समझ रहा था। वॉशरूम से आने के बाद प्रांस जिम एरिया में चला गया और पंखुड़ी तैयार होकर नीचे की तरफ आ गई। उसने पहले सबको दिवाली विश किया और साथ ही साथ सबका आशीर्वाद भी लिया। सब लोगों के चेहरे पर दिवाली की एक्साइटमेंट तो थी, साथ ही साथ सब लोग पंखुड़ी को भी मुस्कुराते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट है। हालांकि ये बात कन्फर्म नहीं थी, लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि जो बात कन्फर्म नहीं थी वो भी पूरी तरह से कन्फर्म लग रही थी। कुसुम जी अपने हाथों में नोटों का बंडल लेकर आगे की तरफ आई और पंखुड़ी के सिर से घुमाने लगी। पंखुड़ी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, ये आप क्या कर रही हैं दादी सासू माँ, आप मेरी नज़र उतार रही हैं क्या, लेकिन क्यों? कुसुम जी ने उसे घूर कर देखा और बोली, पहले चुप रहो। ये बोलकर उन्होंने दोबारा वो नोटों का बंडल उसके सिर से घुमाया और एक सर्वेंट को देते हुए बोली, ये सब तुम लोग आपस में बांट लेना। वो सर्वेंट उन पैसों को लेकर वहां से चली गई। पंखुड़ी चुपचाप कुसुम जी की तरफ देख रही थी। कुसुम जी ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी नज़र नहीं उतार रही थी, बल्कि तुम्हारे साथ साथ उसकी भी नज़र उतार रही थी, जो अब इस घर में सबकी आंखों का तारा बनने वाला है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं, लेकिन उसने अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं दिया। वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं जाऊं किचन में, ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी। सृष्टि जो वहीं खड़ी थी वो तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, अभी फ़िलहाल तुम किचन में मत जाओ, वहाँ पर तरह तरह का खाना बनता है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना पसंद हो, तो उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम यहाँ आओ, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठो, अभी बस कुछ ही देर में नाश्ता लगने वाला है। सृष्टि की बात पर पंखुड़ी एक बार फिर से हैरान हुई कि उसे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी। तभी तंस वहां पर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन भाभी, आप तो बड़ी तेज निकली और आपसे तेज निकले मेरे बड़े भाई। ये बोलते हुए उसने प्रांस की तरफ देखा जो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त सवालिया एक्सप्रेशंस आ चुके थे, क्योंकि उसने भी तंस को पंखुड़ी को कांग्रेचुलेसन बोलते हुए देखा था। प्रांस वहां आया और बोला, मुझे लगता है तुम्हें पंखुड़ी को नहीं बल्कि खुद को और रिया को कांग्रेचुलेसन कहने का मौका हम सबको देना चाहिए। उसकी बात सुनकर तंस हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हैं आप बड़े भाई, अभी तक मुझे नहीं लगता हमारी फैमिली इतनी ही एडवांस हुई है कि मैं शादी से पहले ही आप सबको कांग्रेचुलेसन बोलने का मौका दे दूं। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मामी और मॉम से इजाज़त लेकर दे दीजिए। तभी नताशा वहां पर आई और उसके कंधे पर अपना हाथ मारते हुए बोली, चुप बेवकूफ़, कुछ भी बोलता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, पहले तुम दोनों की शादी होगी, उसी के बाद वो सब होगा जो होना चाहिए। प्रांस हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो तो बस यही बोल रहा था कि तंस जल्दी से जल्दी रिया से शादी कर ले ताकि सब लोग उसे कांग्रेचुलेसन बोल सकें, लेकिन शादी के लिए शादी करना कहाँ से ज़रूरी हुआ, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने जो बातें हो रही है वो उसी के फैलाए रायते की वजह से हो रही हैं। वो कुछ कहता उससे पहले ही बाकी सब लोग भी अब डाइनिंग टेबल पर आए और एक एक कर बैठने लगे। परीक्षा पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आप खड़ी क्यों हैं भाभी, बैठिए ना, ज़्यादा देर खड़ी मत रहिए आप। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई और प्रांस भी उसके सामने बैठा। आज उसे ऑफिस नहीं जाना था तो वो अपने नॉर्मल कपड़ों में ही था। सृष्टि ने पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाया और फिर सब लोगों ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया। तभी नताशा पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आज कौन सा अचार खाने का मन कर रहा है तुम्हारा?
अचार का जिक्र सुनकर ही प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। पंखुड़ी तुरंत बोली, अचार? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही नताशा ने कहा, हाँ हाँ जल्दी बताओ, कौन सा अचार खाने का मन कर रहा है तुम्हारा? तीखा और खट्टा सा, फिर खट्टा मीठा? अगर तीखा या खट्टा खाने का मन कर रहा है तो तुम्हें पक्का लड़का होगा, और अगर खट्टा या मीठा खाने का मन कर रहा है तो पक्का लड़की होगी। लड़का हुआ तो प्रांस पर जाएगा, और अगर लड़की हुई तो आई होप वो तुम पर जाए। उसकी बात सुनते हुए सब लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नताशा सीधे सीधे ये बात कह देगी। वो लोग चाहते थे कि पहले प्रांस और पंखुड़ी इस बात को कन्फर्म करें। वहीं प्रांस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके अचार का मतलब यहाँ तक समझ लिया गया, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत बोला, आप गलत समझ रही हैं बुआ जी। नताशा तुरंत बोली, तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं। सब पता है मुझे। पंखुड़ी का अचार खाने का मन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेग्नेंट है, वरना 1 महीना हो गया उसे इस घर में आए। 1 महीने में उसने कभी अचार अपनी प्लेट में लिया ही नहीं। पंखुड़ी उसकी बात सुनते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ गई और अपना सरनामे हिलाकर बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ जी जैसा आप सोच रही हैं, मैं प्रेग्नेंट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है पंखुड़ी, कोई तुम्हें कुछ कह नहीं रहा है। अच्छी बात है ना, तुमने हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन पंखुड़ी उसकी बात बीच में काट कर बोली, मैं आपको बताती क्या सासू माँ, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी? अभी तो इन्होंने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। ये तो मेरे साथ वो सब करते ही नहीं जिससे लड़की प्रेग्नेंट होती है। ये तो बस मुझे किस करते हैं, वो भी कभी कभी। सच में हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुनते हुए सबकी नज़रें खुद ब खुद प्रांस की तरफ उठ गई थी, और प्रांस ने अपना पूरा हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और उसका चेहरा शर्म से भी लाल हो रहा था। आंखें पंखुड़ी को घूर भी रही थी और होठों पर मुस्कुराहट सी भी थी। उसकी बीबी ने सबके सामने जो बोल दिया था उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। हर किसी की नज़रें प्रांस पर टिकी हुई थी, जो अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर खड़ा था, क्योंकि उसकी बीबी ने उसे चेहरा दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं था। पंखुड़ी ने जो पोल पट्टी उसकी खोली थी उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे नज़रें मिलाए भी तो मिलाए कैसे। उसका चेहरा एकदम कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। पंखुड़ी उसे देखती हुई बोली, सुनिए क्या हुआ आपको? आपने ऐसे अपने चेहरे पर क्यों हाथ रखा हुआ है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने झूठ तो नहीं कहा, मैंने तो वही कहा ना जो सच है। सच बोलना गलत तो नहीं होता। आप कहाँ मेरे साथ कुछ करते हैं? मुझे तो प्रेग्नेंट होना भी है, फील करना है कि जब बच्चे टमी में होते हैं तो कैसा फील होता है। लेकिन आप। उसकी बात सुनते हुए प्रांस अपनी जगह से उठा। वहीं नताशा की अब जोरों से हंसी छूट गई, और उसे हंसते हुए देखकर बाकी सब लोग भी, कोई मुंह दबाकर हंस रहा था तो कोई अपनी जगह से उठकर इधर उधर हो चला था। प्रलय, तनुज और आश्रय के साथ तंस भी वहां से जा चुका था। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कुसुम जी, सृष्टि, रागिनी और नताशा रह गई थी। कुसुम जी भी अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे अपना पाठ याद करना है, मैं चलती हूँ अपने रूम में। रागिनी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, अब तो कुछ कर लो, अभी तो सिर्फ हम लोगों के सामने ये बात आई है, तुम्हारी बीवी अगली बार चिल्ला चिल्ला कर बाकी सबको भी ये बात बता देगी, अंदर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने एक बार फिर से कुछ कबाड़ा कर दिया। वहीं नताशा झट से बोली, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें हनीमून की टिकट मंगवा कर दूं? बताओ कहाँ जाना चाहोगे तुम दोनों? पंखुड़ी झट से बोली, हनीमून? मतलब मैं प्लेन में बैठूंगी? आपको पता है बुआ जी, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी, मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि मॉम, डैड और ज्योत्सना सब ने प्लेन में ट्रेवल किया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है तो मैंने नहीं किया। पर अब ये मेरे साथ होंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। आप एक काम कीजिए, कहीं की भी टिकट करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर नताशा एक बार फिर से हंसने लगी। प्रांस ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे सीधा अपने रूम की तरफ ले गया। पंखुड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं जी?
रागिनी और नताशा अब एक बार फिर से जोरों से हंस रही थी और उनके हंसने की आवाज़ प्रांस को अब तक सुनाई दे रही थी, जब तक वो पंखुड़ी के साथ अपने रूम में एंटर नहीं कर गया। रूम में आने के बाद प्रांस ने पंखुड़ी को एक झटके से अपने सामने खड़ा किया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुका लिया। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या करती हो तुम बच्चा? ये कोई बोलने की बातें होती हैं जो तुम सबके सामने बोल देती हो? माना उन्हें प्रेगनेंसी की गलतफहमी हो गई, लेकिन तुम्हारा इतना सब कुछ बोलना ज़रूरी था क्या? हम दोनों के बीच कुछ हुआ है या नहीं, ये तुम ऐसे सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताओगी क्या? ये बोलते हुए बेशक से प्रांस गुस्से में था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। वो पंखुड़ी को प्यार से हैंडल कर रहा था। अब तक वो पंखुड़ी को इतना तो समझ ही गया था कि पंखुड़ी को अगर हैंडल करना है तो प्यार से ही किया जा सकता है। गुस्से से तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अगर उसे पंखुड़ी का गुस्सा नहीं पसंद था तो वो बेवजह खुद भी पंखुड़ी पर अब गुस्सा नहीं होने वाला था। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मुझसे गलती हो गई ना, क्या मैं सबको सॉरी बोल दूं? प्रांस ने अब अपना माथा पीट लिया। उसकी बीवी को ये भी नहीं पता था कि उसे इस गलती पर सॉरी किसे बोलना है। उसने पंखुड़ी के कंधों को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, मुझे समझ में नहीं आता, चालाकियों से भरी इस दुनिया में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है जान? उसके मुंह से जान सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराई और तुरंत बोली, आपने मुझे जान कहा? प्रांस ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया। पंखुड़ी झट से बोली, एक बार और कहिए ना। प्रांस ने तुरंत पूछा, तुम्हें अच्छा लगता है? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, वैसे तो मुझे आपके मुंह से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कभी कभी आप बच्चा कहते हैं, जान कहते हैं और वो रोज पीटल कहते हैं ना, ये तो सच में मेरी जान निकाल लेते हैं। आपको पता है, मुझे मेरा नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों को अपना नाम पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे तो अपना नाम इतना पसंद है ना कि मैं खुद से भी पंखुड़ी पंखुड़ी कहकर बात कर सकती हूँ। पर जब से आपने मुझे इन सब नामों से बुलाना शुरू किया ना, तब से मुझे अपना नाम अजीब लगने लगा है। कितना अच्छा लगता है ना आपके मुँह से रोज़ पीटल, बच्चा और अफजान। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम्हें इन नाम से बुलाता हूँ तो तुमने मुझे अब तक ऐसा कोई नाम क्यों नहीं दिया? तुम तो मुझे बस वो सुनिए कहकर बुलाती हो। सारा दिन सुनता रहूँगा क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं कहोगी? पंखुड़ी मायूसी से बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? आपका नाम मैं नहीं ले सकती, इसलिए आपको सुनिए कहकर बुलाती हूँ। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें जान नाम इतना पसंद है तो तुम मुझे भी जान कहकर बुला सकती हो। पंखुड़ी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, आपको अच्छा लगेगा क्या? फ्रांस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बुलाओगे इस नाम से तो अच्छा ही लगेगा, पर तुम बुलाती कहाँ हो? तुम तो बस सुनिए कहकर बुलाती हो। पंखुड़ी झट से बोली, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। फ्रांस ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ये तो नाम की बात हुई, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी के सामने कुछ भी नहीं कहोगी और ना ही किसी की फालतू बातों पर ट्रस्ट करोगी। मुझसे प्रॉमिस करो। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ आगे की तरफ किया। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, प्रॉमिस। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ फ्रांस के हाथ पर रख दिया। इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। फ्रांस ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर नीचे की तरफ कर दिया। अब उसने अपना दूसरा हाथ भी पंखुड़ी की कमर पर रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या तुम सच में सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हों? क्या तुम्हारा यूं ही मुझे प्यार करने का मन नहीं करता बच्चा? उसके इस सवाल से पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें खुद ब खुद गहरी हो गई थी और होठ भी थर थर कांपने लगे थे। वो जल्दी से बोली, वो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से पीछे की तरफ हट गई और वहाँ से जाने लगी। लेकिन जितनी जल्दी उसने पीछे हटने की थी, उतनी ही जल्दी अब फ्रांस ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसने उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से पंखुड़ी उससे दूर जा ही नहीं पाई और अब पंखुड़ी वापस उसके करीब हो रही थी। उसकी पीठ फ्रांस के सीने से लग चुकी थी और फ्रांस ने अब उसके बालों को पीछे से उसकी गर्दन से हटाया
और फिर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। पंखुड़ी के बदन में एक हलचल सी मचलने लगी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी और होठ सूखते जा रहे थे। फ्रांस और भी ज़्यादा सेडेक्टिव वे में उसकी गर्दन पर अपने लब चलाते हुए बोला, तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती हो बच्चा। तुम्हें मेरी बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बताओ मुझे, क्या तुम सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए मेरे करीब आना चाहती हो? क्या तुम सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? तुम्हें मेरा प्यार यूं ही नहीं चाहिए क्या? ये बोलते हुए अब उसका हाथ पंखुड़ी के पेट पर और भी ज़्यादा कस गया। पंखुड़ी के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। फ्रांस अब उसके कान के पास थोड़ा फुसफुसाकर बोला, जवाब दो ना जान। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी बस धीमे से बोली, जान तो आप मेरी निकाल रहे हैं जान। उसके मुंह से जान सुनकर फ्रांस को कैसा फील हो रहा था ये सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था, और वो झट से उससे अलग हो गई। वो पीछे दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अभी तो फ्रांस ने कुछ किया भी नहीं था, उससे पहले ही पंखुड़ी की गहरी सांसों की आवाज़ उसे पूरे रूम में पहुंचने लगी थी। फ्रांस उसे सेडेक्टिव सी नज़रों से देखते हुए उसके करीब आया और फिर उसके चेहरे पर झुक गया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मत कीजिए ना। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, तुम भी अजीब हो जान, जब करीब नहीं आता हूँ तो शिकायत करती हो, वो भी सिर्फ मुझसे नहीं बाकी सबसे भी, कि मैं कुछ करता नहीं। और अब जब हल्का सा कुछ किया तो इतने में ही तुम्हारी जान निकलने लगी। अभी तो और भी बहुत कुछ। पंखुड़ी झट से बोली, और अगर मेरी जान सच में निकल गई तो? फ्रांस ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर हल्का हल्का उसके गर्दन को सहलाते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार करना है। तुम्हें थोड़ा दर्द जरूर दूंगा, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हें तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये बोलते हुए वो बहुत ही हसरत भरी निगाहों से पंखुड़ी को देख रहा था, और पंखुड़ी का चेहरा उसकी ये बात सुनकर एकदम से रेड चेरी की तरह लाल हो गया था। पंखुड़ी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का देकर कहा, अगर मैं 2 मिनट भी और यहाँ पर खड़ी रही ना तो मेरी सच में जान निकल जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गई। फ्रांस ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो रूम से बाहर जा चुकी थी। रूम से बाहर आकर पंखुड़ी झट से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे की तरफ आई और एक दीवार से लगकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद किए हुए था और अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे अभी भी फ्रांस की करीबी महसूस हो रही थी। तभी अचानक से उसके कान में आवाज़ गूंजी, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे यहाँ पर? वो आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने झट से अपनी आंखें खोली। उसके सामने सृष्टि खड़ी थी। वो तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे कुछ हो रहा है सासू माँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, ऐसे लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। सृष्टि ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। वो जानती थी कि अभी अभी फ्रांस और पंखुड़ी के बीच ऐसा क्या हुआ होगा जिससे पंखुड़ी का ये हाल है। वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। वैसे तो कहती हो तुम कि फ्रांस तुम्हें प्यार नहीं करता, और अब वो प्यार करता है तो भागकर नीचे आ गई ना तुम। पंखुड़ी ने उससे अलग होकर अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। सृष्टि ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर उसे अपने चेहरे के करीब कर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ पंखुड़ी, बस तुम मेरे फ्रांस को भी ऐसे ही खुश रखना। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। आज रात दिवाली है ना, और उसके बाद परीक्षा की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। आई नो तुम मासूम हो लेकिन समझदार भी हो। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी बस उसकी तरफ देख रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि सृष्टि उसे क्या बताने की बातें कर रही है। वही सृष्टि उसे फ्रांस के पास्ट के बारे में बताना चाहती थी। तभी रागिनी वहां पर आई और बोली, मैं रात की पूजा की तैयारी कर रही हूँ सृष्टि, जरा आकर मुझे बताना कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, आती हूँ। ये बोलते हुए उसने एक नज़र रागिनी को देखा और फिर रागिनी वहाँ से चली गई। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं सासू माँ, आपको जब भी मुझसे बात करनी हो आप कर लेना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं आपके पास हूँ ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब खुशी झलक रही थी।
यही तो चाहिए था उसे, एक प्यारा सा ससुराल, एक पति जो उसे बेइंतहा प्यार करे। और अब उसका हर ख्वाब पूरा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुशियां आती हैं तो कुछ तकलीफें भी उनके साथ आती हैं। लेकिन अब देखना था कि ये खुशियां ज़्यादा बड़ी होंगी या फिर वो तकलीफें जो अब पंखुड़ी के हिस्से में आने वाली थी। सृष्टि के जाने के बाद पंखुड़ी ने एक नज़र फिर से प्रांस के रूम की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसका मन तो बहुत कर रहा था प्रांस के रूम में जाने का, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे शर्म सी आ रही थी। वहीं प्रांस जो बिस्तर पर बैठा अपना काम कर रहा था, उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे इंतज़ार था पंखुड़ी का, लेकिन उसकी बीवी ने तो जैसे सोच रखा था कि वो उसे हद दर्जे का तड़पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति दोनों कैफे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। पंक्ति के सिर पर चोट लगी हुई थी और साथ ही साथ कोहनी पर भी। आश्रय को तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि वो यहाँ पर उससे मिलने आ कैसे गई, जबकि इस हालत में तो उसे बिस्तर से भी नहीं उठना चाहिए था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी चोट लगी थी पंक्ति तो तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम मुझे फ़ोन पर बता देती ना। पंक्ति अपना चेहरा झुकाकर बोली, इट्स ओके सर, मुझे लगा शायद आपको इम्पोर्टेंट काम होगा। कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए आपको मुझसे क्या काम था। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें उठाकर आश्रय की तरफ देखा तो आश्रय उसे गुस्से से देखने लगा। आश्रय गुस्से से बोला, मैं तुमसे पूछ कुछ और रहा हूँ पंक्ति, और तुम मुझे जवाब कुछ और दे रही हो। मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, काम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पंक्ति ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ काम की बात हो सकती है, इसके अलावा हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता। आश्रय उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, तुम्हें सच में लगता है मैंने वो बात इस तरह से कही थी? क्या तुम नहीं जानती कि उस बात का मतलब क्या था? पंक्ति धीमे से बोली, आप साफ साफ मतलब बता चुके हैं मुझे अपनी बातों का। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई शक रह गया है। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच ना ही कोई दोस्ती हो सकती है, ना ही हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता बन सकता है। तो मैं भी आपसे जिद नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैंने अपने दिल पर बहुत कंट्रोल किया है और अभी कर रही हूँ। लेकिन अगर आप खुद ब खुद मेरे सामने आ जाते हैं, आपका चेहरा खुद ब खुद मुझे कहीं दिखाई देने लगता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं अपनी आँखों को अपने बदन से अलग नहीं कर सकती हूँ ना। उसकी बात सुनकर आश्रय बोला, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं। पंक्ति झट से बोली, तो फिर आपकी बातों का मतलब क्या है? मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही हूँ आश्रय जी। मैं खुद इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरा ध्यान आप पर चला जाता है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे रोकूं। पर आप यकीन कीजिए, मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप मेरे सीनियर हैं और मुझे आपके साथ बस ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और आई प्रॉमिस मैं अपने काम में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसे इतना ज़्यादा नर्वस देखकर आश्रय ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसकी बातों का पंक्ति पर इतना गहरा असर हो गया होगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। वो अपनी जगह से उठा और पंक्ति के करीब आ गया। पंक्ति का दिल जोरों से धड़क उठा। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी ही कसमस आ गई। आश्रय ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, मेरी बात सुनो पंक्ति, तुम्हें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है तुम्हें। मैं मानता हूँ तुम्हें काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई और चीज़ सोचो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति बोली, आप खुद मुझे कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं आश्रय जी। पहले आप खुद मुझे क्लियर कर दीजिए कि मुझे करना क्या है। अगर मैं सिर्फ काम की बात कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ काम नहीं करना, और जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो आप कह रहे हैं कि मुझे आपके बारे में सोचना नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उसके इस मासूम से सवाल पर आश्रय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। अब उसने पंक्ति का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसे समझ आ चुका था कि पंक्ति हद से ज़्यादा मासूम है। उसे पंक्ति को बहुत ही डिलाइटली हैंडल करना होगा।
एक बार वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनकर देख चुका था, सिवाय पंक्ति को चोट पहुंचाने के और कुछ नहीं हासिल हुआ, और अब वो पंक्ति को कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। इसलिए वो बड़े ही प्यार से बोला, अच्छा चलो एक काम करो, तुम्हारे दिल में जो ख्याल आ रहे हैं तुम उन्हें रखो, तुम खुद को कंट्रोल मत करो, लेकिन प्लीज़ कोशिश करो कि तुम मेरे बारे में कम सोचो। आई नो ये फीलिंग्स किसी की कंट्रोल में नहीं होती है। पंक्ति झट से बोली, मैं खुद पर कंट्रोल करना चाहती हूँ आश्रय जी, क्योंकि मेरा आपके बारे में सोचना गलत है। हालांकि रीवा दीदी भी चाहती हैं कि। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसके चेहरे पर एकदम से डर झलक उठा। वहीं आश्रय हैरान हो गया। वो तुरंत बोला, रीवा दीदी चाहती हैं? क्या चाहती हैं वो? पंक्ति झट से बोली, वो रीवा दीदी चाहती हैं कि मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूं, लेकिन मेरा फोकस मेरी स्टडी से हट रहा है, तो वो भी परेशान होंगी ना, वो मुझे डांटेंगी। उसकी बात सुनकर आश्रय मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ पंक्ति, कि अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी स्टडी से हटेगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हारी रीवा दीदी से, तुम्हारे भाई तनिष्क से, और मैं नहीं चाहता बच्चे कि तुम्हें किसी की डांट पड़े। ये बोलते हुए अब उसने उसका चेहरा छोड़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी बात सुनकर पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। पहली बार कोई उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। हालांकि तनिष्क भी उससे बहुत प्यार से बात करता था, लेकिन वो उसका भाई था और ये वाली फीलिंग बहुत अलग थी। उसकी धड़कनों ने इतना ज़्यादा शोर मचा दिया था कि वो धड़कनें आश्रय को बाहर तक सुनाई दे रही थी। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं, वो दोस्त जो एक दूसरे से अपने दिल की हर एक बात करेंगे। तुम्हारी फीलिंग्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई नो इस एज में अट्रैक्शन हो जाती है, ये गलत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपने गोल्स अचीव करो, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब बाद में देखेंगे। अब खुश, अब तो अपना एक्सीडेंट नहीं करवा लोगी ना? पंक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आश्रय ने उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, हॉट कॉफ़ी नहीं पीनी तो बताओ, कोल्ड कॉफ़ी पियोगी? मुझे बताओ मेरी दोस्त को क्या पसंद है? पंक्ति हल्का सा सुबक कर बोली, पैनकेक। उसकी वो मासूमियत से भरी आवाज़ सुनकर आश्रय मुस्कुराया और फिर अगले ही पल उसने बेटर से पंक्ति के लिए चॉकलेट पैनकेक मंगवाए। ऐसा नहीं था कि उसे पंक्ति पसंद नहीं थी, पंक्ति उन सब सो कॉल्ड लड़कियों से तो बहुत ज़्यादा बेटर थी, जो लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। आज तक कॉलेज में ना जाने कितनी ही लड़कियों ने आश्रय को प्रपोज किया था, सिर्फ कॉलेज में ही क्यों, अगर आश्रय प्रलय के साथ किसी बिजनेस मीटिंग में या कहीं भी जाता तो उसे कोई ना कोई ऐसी पागल लड़की मिल ही जाती थी, जो एक ही नज़र में उससे प्यार करने के दावे करने लगती थी। लेकिन उन्हें प्यार आश्रय से नहीं, बल्कि उसके नाम से होता था, उसकी शोहरत से होता था, जो उसकी थी ही नहीं। वो सब तो प्रलय का था और आश्रय अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था, इसलिए वो ऐसी लड़कियों से बहुत दूर रहता था, जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती थी। एक दो ने तो उसे बहुत बार सेड्यूस करने की कोशिश की और साथ ही साथ उसकी ड्रिंक वगैरह भी स्पाइक करने की कोशिश की, लेकिन आश्रय को इन सब चीज़ों की आदत थी, तो वो हमेशा सतर्क रहता था। कुछ ही देर में उन दोनों के लिए चॉकलेट पैनकेक आ चुके थे। हालांकि आश्रय को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पंक्ति के लिए वो उसे कंपनी दे रहा था। वो भी उन पैक केक को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था। कुछ ही देर में अब आश्रय पंक्ति को लेकर वहाँ से निकल चुका था और उसने आज पंक्ति को उसके घर ड्रॉप किया। पंक्ति जानती थी कि उसे आश्रय से दूर रहना है, लेकिन वो सच में आश्रय के बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रही थी। और आज जब आश्रय ने उसे इतने प्यार से ट्रीट किया तो उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी और तभी रीवा की नज़र उस पर गई। उसे मुस्कुराते हुए देख उसके चेहरे पर डेविली स्माइल थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अगर मेरी कहानी आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे खूबसूरत लगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए
उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारी फैमिली इस कहानी को एंजॉय कर रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।